अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। नाज़रीन, पाकिस्तान की ओपोजिशन जमातों ने मौजूदा हुकूमत से मुस्ताफी होने और जल्द अज जल्द नए इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। इससे पहले हमने देखा कि तहरीक इंसाफ जो कि मुल्क की एक बड़ी ओपोजिशन सियासी जमात है, और फिर उसके बाद मौलाना साहब जिनके पास स्ट्रीट पावर है, काफी कोशिशें हुई कि आपस में ये लोग बैठें, लेकिन चूंकि माजी भी तल्ख है और मौलाना साहब का ये जो दावा है कि मैंडेट उनका चोरी हुआ, तो अगर चोरी हुआ तो ऑब्वियसली खैबर पुख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है, और फिर वो तहरीक इंसाफ के रवैये से भी इस तरह से खुश नहीं थे कि उनके बकौल सुबह कुछ और बात करते हैं, शाम को कुछ और बात करते हैं। लेकिन उसके बाद शाहिद खकान अब्बासी और मुस्तफ़ा नवाज खोखर मैदान में आते हैं। दोनों जो है, मुस्तफ़ा नवाज खोखर आज़ाद सियासतदान है, शाहिद खकान साहब की अपनी जमात है। तो इन्होंने 2-3 दिन एफर्ट्स किए, मौलाना साहब से मुलाकातें हुई। कल इनका इजलास हुआ असद कैसर साहब जो हैं साबिक स्पीकर, उनकी रिहाइश गाह पर, और एक मुश्तरका लाएअमल बनाने पर एक कमेटी बन गई है जो कि काम करेगी। अब उसका लाएअमल क्या होगा? मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कल इजलास में भी मौजूद थे, उस कमेटी का हिस्सा भी हैं। खोखर साहब, सो मच फॉर जॉइनिंग अस। पहले तो ये बताइएगा कि आप तो चले बैठ जाएंगे मौलाना के साथ भी और पीटीआई के साथ भी, तहरीक इंसाफ और मौलाना का चलना इस अलायंस में, अगर अलायंस का नाम दिया जाए, क्या प्रोबेबिलिटी आपको नजर आ रही है? कितना इकट्ठे चल सकते हैं? आपको इकट्ठे एक स्टेज पर ये नजर आते हैं डाउन द लाइन? जी बिल्कुल। देखिए, पाकिस्तान की सियासत में सिर्फ इस दफा नहीं बल्कि माजी में भी ऐसे कई मौके आए हैं कि जब स्टॉन्च पॉलिटिकल अपोनेंट्स एक दूसरे के साथ बैठने पर हालात ने और वाकयात ने उन्हें मजबूर किया। 90s की सियासत आपके सामने है, बहुत पोलराइज सियासत थी। इसी तरह जो अगर आप और मजीद पीछे चले जाएं तो PNA की तहरीक थी जो भुट्टो साहब के खिलाफ चली, और वही जमातें जो भुट्टो साहब के खिलाफ तहरीक चलाने में पेश थी, वो बाद में MRD की मूवमेंट का हिस्सा बनी पीपल्स पार्टी के साथ। तो सियासी इत्तेहाद में अपने नजरियात और अपनी जो अकायद है उनको बदलने की कोई जरूरत नहीं होती। सियासी अहदाफ हासिल करने के लिए पॉलिटिकल फोर्सेस पहले भी इकट्ठी होती रही हैं और अब भी इकट्ठी हो रही हैं, और हमारा हदफ सिर्फ और सिर्फ ये है कि मुल्क के अंदर जल्द अज जल्द नए इलेक्शन कराए जाएं। कि जो क्राइसिस का मुल्क को सामना है और पिछले 1 साल से जिस तरीके से ये गैर नुमाइंदा हुकूमत पाकिस्तान के लोगों पर मुसल्लत की गई है, उससे जान छुड़ानी पड़ेगी। तो ये हमारा, और एक ब्रॉडर हमने जो गुफ्तगू की है उसके अंदर हमने ये भी तय किया है कि सियासत महज इक़्तिदार हासिल करने का नाम नहीं होना चाहिए, सरकारी ओहदे हासिल करने का नाम नहीं होना चाहिए। सियासी जमातें इससे पहले उन्होंने बहुत साख अपनी खोई है यही सियासत करके, पावर पॉलिटिक्स करके। तो अगर तो हम लार्जर नेशनल एजेंडा पर इकट्ठे होते हैं कि जिसमें रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी की बात हो, रेस्टोरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो, टेररिज्म के साथ कैसे डील करना है उसकी बात हो, ये पीका एक्ट और 26वीं आईनी तरमीम जैसी इख्तराएं जो सामने आई हैं जिसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कर्टेल हुआ है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कॉम्प्रोमाइज हुई है, तो इन चीजों को लार्जर नेशनल एजेंडा बनाकर सियासत की जाए, ना कि सियासत सिर्फ पावर पॉलिटिक्स और इख्तिदार के लिए की जाए। खोखर साहब, ये बताएगा अब नेक्स्ट लाएअमल आपका जो कमेटी बनाएगी वो कब तक एक्सपेक्टेड है, और क्या इसे एक बाकायदा अलायंस का नाम दिया जाएगा, तश्कील पा जाएगा ये अलायंस? जी बिल्कुल। देखिए, एक चीज पे तो इत्तेफाक है, कल जितनी जमातें और जितने कायदीन इकट्ठे हुए थे, एक चीज पर तो इत्तेफाक है ब्रॉडर एजेंडा पर कि जी हमने ये जो मुल्क के अंदर 8 फरवरी के इलेक्शंस हुए वो चोरी शुदा इलेक्शंस थे, मैंडेट लोगों का इस हुकूमत के पास नहीं है। जो पिछले 1 साल के अंदर प्रोसिक्यूशन हुई, उसके नतीजे में जो सियासी कैदी हैं उनकी जो रिहाई है वो डिस्कस हुई, उसके ऊपर कंसेंसस है। और बाकी उसके अलावा भी जो चीजें कमेटी एक उसके नाम सामने आ जाएंगे जल्द, और फिर बाकी जो मोडालिटीज हैं वो बैठ कर तय कर ली जाएंगी और फिर इस अलायंस को आगे बढ़ाया जाएगा। हम समझते हैं कि पाकिस्तान के अवाम भी यही चाहते हैं कि एक मीनिंगफुल अपोजिशन अलायंस हो, और वो अब मेरे ख्याल से वक्त आ गया है कि बनना चाहिए। लेकिन शहबाज शरीफ साहब तो कह रहे हैं उनकी गवर्नमेंट कहीं नहीं जा रही, आइंदा 4 साल देयर हियर टू स्टे। ये तो इमरान खान साहब भी कहते थे ये तो उससे पहले मियां नवाज शरीफ साहब भी कहते थे, ये यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी कहते थे। तो ये हमारे मुल्क की सियासत का अलमिया ही ये है कि हम एक दायरों का सफर उसमें फंसे हुए हैं।
जो हुकूमत में होता है उसको यही लगता है कि वो कभी भी हुकूमत से नहीं जाएगा, 10-10 सालों के प्लान बनाए जाते हैं। लेकिन वो जिस तरह कहते हैं मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, तो ये मामलात किसी के हाथ में नहीं होते हैं। ये हुकूमत कायम है तो एस्टेब्लिशमेंट की बैसाखियों पर कायम है। जिस दिन वो बैसाखियां हटेंगी ये हुकूमत धड़ाम से गिर जाएगी। और फिर साथ ये भी अब एक चीज बहुत तेजी से उभर कर सामने आ रही है कि देखिए, दो आपके फेडरेटिंग यूनिट्स में इस वक्त सिक्योरिटी के हवाले से बहुत ही खराब हालात हो चुके हैं, बलूचिस्तान में भी और खैबर पख्तूनख्वा में भी। और हम मिलकर कोई पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं बना पा रहे, रास्ता नहीं निकाल पा रहे। दर्जनों के हिसाब से हमारे बच्चों की, जवानों की रोज शहादतें हो रही हैं और जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है वो कम होने में नहीं आ रहा। हम एक दूसरे से दस्तों गिरेबां हैं। तो हमें इस हुकूमत से, जिसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कंसेंसस क्रिएट करना, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को ऑन बोर्ड करना, वो तो उसमें भी फेल हो गई। मईशत की हालत आपके सामने है। जो इस वक्त पाकिस्तान में, अभी चंद हफ्ते पहले वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई कि तकरीबन मजीद 1.5 करोड़ पाकिस्तानी सतह गुर्बत से नीचे जा चुका है। तो इस वक्त 50% पाकिस्तानी सतह गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने पे मजबूर है। लोग अपने बिल्स नहीं दे पा रहे, बच्चों की स्कूलों की फीसें नहीं दे पा रहे, घरों के किचन का खर्चा नहीं चला पा रहे। तो ये जो सारे हालात हैं, हुकूमत तो मुस्तफा साहब, मैं बिल्कुल इस पे आपसे एग्री करता हूं। जो स्टेटिस्टिक्स आप दे रहे हैं, मेरे पास टाइम भी कम है, लेकिन इसका जवाब लेना आपसे जरूरी है कि बजाय इसके कि ये जो दो जमातें आपके साथ बैठी हुई हैं, इनकी सियासत हमेशा यही रही है कि फलां हुकूमत से बैसाखियां गिरें और हम उन बैसाखियों पर हुकूमत में चल के आए। आपने अल्टरनेटिव प्लान देना होगा, एक वाइट पेपर देना होगा कि आपकी एजुकेशन पॉलिसी में ये फ्लॉज हैं, हमारे पास ये फ्लॉज खत्म है, आपकी एनर्जी सेक्टर में ये मामलात हैं, आपकी इकोनॉमी में दिस इज वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग। ये आप जैसे लोग तो कर सकते हैं, शायद खाकान साहब कर सकते हैं, लेकिन आई एम सॉरी, बाकी जो मामलात हैं लेफ्ट राइट, आपको पता है मैं क्या कहना चाह रहा हूं यहां। देखिए, ये सारी चीजें अपनी जगह पर बिल्कुल बजा है और इनको एड्रेस भी किया जाएगा। लेकिन इस वक्त जो मुल्क के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज है और जो सबसे बड़ा सवाल है, वो सवाल तो ये है कि क्या अवाम की राय की इस मुल्क के अंदर कोई हैसियत भी है या नहीं। अवाम अगर कोई फैसला करेंगे उसे मुकद्दम रखा जाएगा या नहीं, या बंद कमरों के अंदर फैसले करके उनके ऊपर थोप दिए जाएंगे। जिस तरह ये 8 फरवरी का इलेक्शन आपके सामने मौजूद है, तो जो हमने अपने बुनियादी तजादात को तय करना है। देखिए, मुल्क जब बनते हैं तो वो बनने से पहले या बनने के फौरन बाद डिसाइड कर लेते हैं कि तर्ज हुक्मरानी क्या होगा, हुक्मरान कौन चुनेगा, किस तरह का मुल्क के अंदर निजाम होगा। 76 साल हो गए हैं और हम सिर्फ एक ही निजाम पर चल रहे हैं, और वो निजाम ये है कि एस्टेब्लिशमेंट फैसला करेगी कि कौन हुकूमत में आएगा। हम बतौर सिक्योरिटी स्टेट मजीद फंक्शन नहीं कर सकते। 2 रीजन के अंदर बड़ी वॉर्स हुई, उनसे हमें डॉलर मिलते रहे, तो ये तरह डिक्टेटरशिप्स भी सस्टेन करती रही अपने आप को। तो अब रीजन के अंदर कोई वॉर भी नहीं है, सस्टेनेबिलिटी मुश्किल है। 25 करोड़ लोगों का मुल्क है, डेमोग्राफिक्स देखें, नौजवानों की भरमार है। आप इस मुल्क को इस तरीके से आप सिक्योरिटी स्टेट के तौर पर नहीं चला सकते। पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है, इन नौजवानों का जो मुस्तकबिल है, जिनके ऊपर सारा पाकिस्तान मुश्तमिल है, उनके ऊपर आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उनको सांस लेने की इजाजत देनी पड़ेगी, उन्हें अपनी इजहार राय की इजाजत देनी पड़ेगी, उन्हें उनके वोट को मुकद्दम समझना पड़ेगा। तो ये हमारे बड़े बड़े सवालात हैं जिनका जवाब पहले तलाश करना है। व्हाइट पेपर्स भी आते रहेंगे। मुस्तफा नवाज खोकर साहब, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ब्रेक के बाद कमर जमान कायरा साहब हमें ज्वाइन करेंगे यौम कश्मीर के हवाले से भी, और उनसे भी यही सवाल हम करेंगे कि ग्रैंड अलायंस बनने जा रहा है, आपकी हुकूमत के पास इसका क्या जवाब है। वेलकम बैक नाज़रीन, कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। 5 फरवरी एक दफा फिर इज़हारे यकजहती का दिन हमने कश्मीरियों के साथ मनाया, लेकिन इन 75 सालों में क्या खोया क्या पाया, उस पर तो बड़ी बहस हो सकती है। अब वे फॉरवर्ड क्या है, क्या किया जा सकता है, क्या किया जाना चाहिए कि कश्मीरियों पर जो जुल्म जबर का ये 7-8 दिहाइयां होने को हैं, उसका अगर खात्मा ना हो तो कम से कम उसमें कमी तो वाक़ई हो। आदिल, ये जो इस वक्त कश्मीर की सूरत हाल है, ये बहुत तकलीफ देह है। 75 साल आपने दुरुस्त कहा, 75 साल का हिसाब करें, क्या खोया क्या पाया, तो बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ खोया है। और लेकिन
कश्मीरियों की जिंदगी में आसानियां पैदा नहीं हो सकी। उनकी ये काली रात खत्म होने को नहीं है, बल्कि आए दिन इसमें इजाफा होता जा रहा है और हिंदुस्तान उनके ऊपर मजालम बढ़ाता जा रहा है। पाकिस्तान उनके साथ जंगें भी कर चुका है कश्मीर के इशू पे, और कश्मीर हिंदुस्तान के साथ एक मेजर जो हमारा कजिया है ताल्लुकात के तनाव का, वो भी कश्मीर का तनाज़ा है, और जब तक वो हल नहीं होता हमारा कजिया दूर भी नहीं हो सकता। लिहाजा पाकिस्तान कश्मीर के ऊपर अपना बड़ा वाज़े, ये पाकिस्तान का मौक़िफ़ है, किसी जमात का नहीं, कि कश्मीर पाकिस्तान का एक आज़ादी का एक बकिया हिस्सा है। उसकी आज़ादी के बगैर पाकिस्तान की आज़ादी मुकम्मल नहीं होती, और कश्मीरियों को अपने मुस्तकबिल का फैसला करने का अख्तियार लेके देना, ये पाकिस्तान की इखलाकी, सियासी, कानूनी, मजहबी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमने उनसे प्रॉमिस किया हुआ है। हिंदुस्तान की आदत से हम क्या कह रहे हैं? हम मुतालबा कर रहे हैं कि आपके आबा ने, हिंदुस्तान के कायदीन ने, पहले वजीर आजम ने, उनके साथियों ने जो वादा कश्मीरियों के साथ किया था वो पूरा करो। हम अक़वाम आलम से भी कोई नई चीज नहीं मांग रहे, हम उनसे भी यही कहते हैं कि जो वादा आपने, अक़वाम आलम ने कश्मीरियों से किया था कि प्लेबिसाइड करेंगे, आपको आज़ादी से अपने मुस्तकबिल का फैसला करने का मौका देंगे, वो मौका दे। यही हमारा मुतालबा है, और तो है नहीं। रही मेरी जमात का कश्मीर के साथ एक खास रिश्ता है। भुट्टो शहीद का बतौर वजीर खारजा, फिर वजीर आजम, हर वक्त जब उन्होंने जमात बनाई उस वक्त भी अपनी जमात बनाते हुए इसके फाउंडिंग डॉक्यूमेंट्स पे ये लिखा कि कश्मीर की आज़ादी के बगैर पाकिस्तान की आज़ादी मुकम्मल नहीं है और हमें कश्मीर को आज़ाद कराना है। ये पीपल्स पार्टी के ऑब्जेक्टिव्स में से है। लिहाजा हमारी तो एक और तरह की जिम्मेदारी बन जाती है। बीबी शहीद ने भी अपनी जिंदगी में भरपूर लड़ाई लड़ी, और कश्मीर के जो लीडर्स हैं कश्मीरियों को OIC में स्टेटस लेके दिया, ऑब्जर्वर स्टेटस, ताकि वो अपना मुकदमा इंटरनेशनल फोरम से पेश कर सके। बिलावल साहब ने भी कोई फोरम ऐसा नहीं छोड़ा जिस पे उन्होंने कश्मीर का मुकदमा बड़े जोर से बयान न किया हो। लिहाजा हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। ये तवील रात है और तवील सफर भी है। बदकिस्मती से इस वक्त दुनिया में जबर का दौर है, ताकत का दौर है। फलस्तीनियों के साथ क्या हो रहा है और क्या दुनिया के ज़मीर जाग रहे हैं? इस वक्त हमें यही बात जरूरी है कि हम कश्मीर के मुकदमे को अपनी अगली नस्लों को भी मुंतकिल करें। और मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि हमें चाहिए, पाकिस्तान की सरकार को चाहिए कि ये जो कश्मीर डे पे हम छुट्टी करते हैं, ये छुट्टी का निज़ाम खत्म हो। छुट्टियां कश्मीर के मुकदमे का मसला ने हल नहीं करती। हाँ, इस दिन पाकिस्तान के हर स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, तमाम तालीमी इदारों में, तमाम सरकारी इदारों में वहाँ पे सेमिनार्स किए जाएं। वहाँ पे हमारे बच्चों को कश्मीर के मुकदमे का, कश्मीर के इशू के बारे में आगाही की मुहिम चलाई जाए, ताकि ये मुकदमा अगली नस्लों को बयान कर सके, उनके पास ऑन कर सके। वरना इस जबरदस्त कश्मीर के बारे में मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूं कि ये छुट्टी, जी, ये छुट्टी खत्म की जाए उसे तो कश्मीर आजाद नहीं होगा। दूसरा कार्य साहब, पॉलिटिकल सवाल आपसे ये है और की जाए इस दिन बिल्कुल ठीक है, कार्य साहब, खत्म करने से मुराद यह है कि नुमाइशी काम ना करें, बल्कि अपने तालीमी इदारों में, सरकारी इदारों में और बाकी जगहों पे, आपके जो मीडिया के इदारे हैं वहां पे, पार्लिमान के अंदर कौमी असम्बली, सेनेट, सूबाई असम्बलियां, उनके अजलास हों और उसके अंदर कश्मीर के बारे में ही सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा डिबेट हो। ये जरूरी है कि हम अपनी कौम को ये इसके मुस्तकबिल के बारे में बताएं। ठीक, अच्छा कार्य साहब, ओपोजिशन अलायंस बन चुका है जिसमें आपके साबिक साथी मुस्तफा नवाज खोखर भी शामिल हैं, साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान भी शामिल है, कमेटी भी बन गई है। उनका पहला मुतालबा यह है नए इंतखाबात कराए जाएं और हुकूमत जो है वो फौरन मुस्ताफी हो। लाए अमल वो अभी शायद अगले चंद दिनों में सामने आ जाएगा, लेकिन मौलाना और PTI आखिरकार बैठ गए, शाहिद खाकान और मुस्तफा ने बिठाए, जिसने भी बिठाए। शुड गवर्नमेंट बी वरीड कि एक स्ट्रांग ओपोजिशन, अगर PTI और JUI मिलकर सड़कों पर आ जाते हैं, जाहिर बात है मुश्किलात तो पैदा करेंगी हुकूमत के लिए। पाकिस्तान में कोई हुकूमत, मेरी उम्र जब से मैं देख रहा हूँ, होश की उम्र है, कोई हुकूमत आसान से, आराम से नहीं चली। उसके लिए मसाइल पैदा होते रहे, वो भुट्टो शहीद की गवर्नमेंट से लेके आज तक। सो ये भी अभी 1 साल ये भी इसी तरह का गुजरा है।
और आइंदा भी अगर उनके यही अज़ाइम है तो इस मुल्क के अंदर लोगों को भी और हुकूमतों को भी, सियासी जमातों को भी ये आदत है कि उन्होंने मुश्किल हालात में अपना काम करना है तो वो करते रहेंगे। अपोजिशन का भी ये काम है कि अपोजिशन अपना एहतजाज बुलंद रखेगी, वो लोगों की नज़र में अपना मुकदमा जिंदा रखना चाहती है, वो बल्कि वो तो अपने तनाव को और अपनी लड़ाई को बंद ही नहीं होना देना चाहते। यही वो समझते हैं कि उनकी कामयाबी की दलील है। पीटीआई अभी तक किस मामले में इसकी बेनिफिशियरी है इस रवैये की, लिहाजा वो मुकदमा जारी रखेंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि कोई बड़ा हुकूमत के लिए चैलेंज नहीं पेश कर सकेंगे, इसलिए कि अपोजिशन खुद अपने तई भी क्या कर रही है, उनके अपने किरदार और रोल्स क्या हैं, उसके ऊपर ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उनका हक है वो अपोजिशन करें, लेकिन इलेक्शन क्यों कराए जाए? इसलिए कि यह अपोजिशन का मुतालबा है, हुकूमत में बैठी जमातें कहती है नहीं कराने चाहिए, और इलेक्शन कराना मसले का हल होता है। क्या इस वक्त इलेक्शन करा के हम किसी मसले का हल निकालेंगे या हम मसले को और कॉम्प्लिकेट कर लेंगे? हमें चाहिए कि हम सारी जमातें बैठ के इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर काम करें, उस रास्ते के ऊपर काम करें कि आइंदा जब भी अपने वक्त पे इलेक्शन हो वो इलेक्शन शफाफ हो। ये जो कबल वक्त इंतखाब है, ये अगर फर्ज करें आज हुकूमत कहती है कि ठीक है हम आपका मुतालबा मान लेते हैं, तो फिर क्या होगा? अगला ये होगा कि जी इलेक्शन कमिश्नर बनाए, इलेक्शन कमीशन खत्म करके नया इलेक्शन कमीशन तश्कील दे। अगला फिर मुतालबा होगा अच्छा जी अब फिर इलेक्शन कैसे होगा, तो फिर वो अगली कहानी शुरू हो जाती है। तो बजाय इसके कि हम पहले जो काम सबसे आखिर में होना है वो आगाज में करें, हमें चाहिए कि हम सारे मिलके अपोजिशन हुकूमत इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर तवज्जो दें, इस मुल्क के अंदर फेयर एंड फ्री इलेक्शन के इनेकाद पर तवज्जो दें, और जो कमियां माजी में रही हैं उसको दूर करने की कोशिश करें। मेरे ख्याल में ये एक मुनासिब रास्ता है। अदरवाइज अपोजिशन का हक है वो जो चाहें करें, और मैंने पहले अर्ज कर दिया कि हमारी हुकूमतों को इसी तरह जवार भाटे के अंदर हुकूमतें चलाने की आदत है। कमर जमान कायरा साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, जाते एक ब्रेक का, जिसके बाद गजा की बात करेंगे। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जो स्टेटमेंट आई है, पूरी दुनिया में एक कोहराम सा मच गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि गजा को जो है वो खाली करवाना पड़ेगा और वहां जो भी वो मामलात हैं। ब्रेक के बाद हम बड़ी तफसीली कवरेज उसकी करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जब से इक्तिदार में आए हैं, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के जरिए उन्होंने बड़े हैरानकुन फैसले किए। अगर टैरिफ्स की बात की जाए, कनाडा जैसे अपने हमसाए पे और जिस तरह के करीबी ताल्लुकात रहे, 25% टैरिफ लगा दिया। खैर वो बात अभी तो वो सस्पेंड भी हो गया। चाइना के साथ उनके मामलात जा रहे हैं, उन्होंने फिर भी टैरिफ लगा दिया। यूरोपियन यूनियन इन इकदामात की जो है वो सख्त मुखालफत कर रही है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कल एक ऐसी स्टेटमेंट दी है जो इस वक्त ग्लोबल हेडलाइन है, जो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। लेकिन अभी तक उनके जितने भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हैं या उनके जो बयानात हैं, हमने देखा ये कि वो ऊपर से शुरू होते हैं और फिर कहीं दरमियान में आके सेटल हो जाते हैं, जिस तरह एक बिजनेस डील लोग करते हैं। ऑब्वियसली बड़े अच्छे बिजनेसमैन भी हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं, लेकिन जो उन्होंने गजा के बारे में, ऑब्वियसली जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर हैं नेतन्याहू, ही इज इन वॉशिंगटन राइट नाउ, उन्होंने उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा कि गजा की पट्टी पर उन्होंने लिटरली मतलब कब्जा करने की बात की कि फलस्तीनियों को निकाल दिया जाए और वो अमेरिका को दे दिया जाए। पता नहीं वहां पर वो जजीरा बनाने का कोई इरादा रखते हैं, और ये जो फलस्तीनी हैं बेचारे 20-25 लाख जो हैं, ये इजिप्ट भी जा सकते हैं, ये सीरिया भी जा सकते हैं, ये कहीं भी जा सकते हैं। क्या इस बयान के पीछे क्या है? क्या वो डराना चाहते हैं मिड ईस्ट को, मिड ईस्ट के जो बाकी स्पेशली जीसीसी कंट्रीज हैं उनके साथ कोई छुपी हुई डील करना चाहते हैं? डॉक्टर मलिया लोधी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब वो यूएन में पाकिस्तान की मुस्तकिल मंदूब रह चुकी हैं, अमेरिका में पाकिस्तान की एम्बेसडर रह चुकी हैं और जबरदस्त अपना कॉलम लिखती हैं डॉन में, ज्यादातर फॉरेन अफेयर्स पे। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। Was that surprising for you? ये जो स्टेटमेंट है, मतलब अब गजा पर इस तरह के कब्जे की तो किसी ने बात नहीं की थी। ये तो लिटरली मतलब आप इतने क्लेंजिंग की बात कर रहे हैं, जो इवन इस वक्त रिपब्लिकन और डेमोक्रेट जो सेनेटर्स हैं, जो हाउस के अरकान हैं, वो भी कह रहे हैं कि ये तो ब्लेटेंट आप इतने क्लेंजिंग की बात कर रहे हैं।
देखिए, ट्रंप का जो ये बयान है वो वाकई शॉकिंग बयान है, और इसीलिए पूरी दुनिया में उसकी मज़म्मत हो रही है, मुखालफत हो रही है। अगर आप देखें, सऊदी अरेबिया ने रिजेक्ट किया है, जॉर्डन, बल्कि जितने भी ममालिक हैं अरब दुनिया में, सब की तरफ से रिजेक्शन है। फ़लस्तीनियों की तरफ से जाहिर है रिजेक्शन है, चीन ने रिजेक्ट किया है, मुखालफत की है, और यूके, फ्रांस, पूरी दुनिया जो है वो शॉक्ड है, इसलिए कि ये जो बयान है, अगर ये इस तरह की कोई चीज़ करता है तो वो तो इंटरनेशनल लॉ की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी होगी। इसने अमेरिकन पॉलिसी को उल्टा कर दिया है, अप एंड कर दिया है जिसको कहते हैं। और सवाल अब ये पैदा होता है कि ये गैर संजीदा, गैर जिम्मेदाराना जो बयान है, क्या वाकई ट्रंप चाहता है कि अमेरिका कब्जा कर ले? कब्जा करने के लिए तो उनको अमेरिकी फौजें भेजनी पड़ेंगी। तो ये तो एक ऐसा शख्स है जिसने के हमेशा कहा है कि मैं तो फौजों को निकालना चाहता हूँ मुख्तलिफ दुनिया की जी। तो अब सबसे अहम सवाल ये कि हाउ सीरियस इज ही, इसलिए कि ये तो रिजेक्ट होगा, ये नहीं कर पाएगा, ये अनवर्केबल है, खतरनाक भी है और अनवर्केबल भी है। तो ये डॉक्टर साहब अनवर्केबल भी है, खतरनाक भी है, इसके पीछे क्या हो सकता है? जिस तरह देखिए, मैंने अपने इब्तिदाइये में कहा ना कि वो ऊपर से शुरू होते हैं, जिस तरह एक बिजनेस डील होती है ना, आप किसी दुकानदार के पास चले जाएं, वो आपको एक चीज की कीमत बताएगा 1000 रुपए, लेकिन वो सेटल हो जाएगा शायद 50 रुपए में जाके। तो अभी तक तो जितने भी इन्होंने एग्जेक्टिव ऑर्डर्स जो किए हैं, जो भी चीजें की हैं, टैरिफ्स लगाए हैं, हमें फिलहाल तो वही चीज नजर आ रही है। ये इसी तरह कुछ करना चाह रहे हैं, क्योंकि जिस तरह आपने कहा वर्केबल तो है नहीं, तो इसके पीछे फिर क्या हो सकता है, मतलब इस शॉकिंग बयान के पीछे? देखें, ये तो काफी अरसे से ट्रंप मुख्तलिफ बयान जो दे रहा था गाजा पे, वो सारे मैं समझती हूँ कि बहुत ही अलार्मिंग थे। कभी वो कहता था कि ये एक डेमोलिशन साइट बन गई है ये जगह, कभी वो कहता था, एक तरह से वो कहता था कि ये इट्स अ पीस ऑफ रियल एस्टेट। तो इसने तो कभी देखा ही नहीं है गाजा को एक ऐसी जगह जहां लोग रहते हैं, जहां फलस्तीनी रहते हैं, जो उनका अपना ये लैंड है, उनकी अपनी ज़मीन है, उसने तो कभी उस निगाह से देखा ही नहीं है। तो एक हवाले से तो हम ये भी कह सकते हैं कि एक प्रोग्रेशन हुई है उसकी थिंकिंग में, और उसकी थिंकिंग तो आपको मालूम ही है, सुबह कुछ कहता है, दोपहर को कुछ कहता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि किस हद तक वो जाने को तैयार है। आखिर उसने, जैसे आपने भी कहा, इजरायली वज़ीर आज़म के साथ खड़े होके प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही। तो अब आपका सवाल ये कि इसके पीछे क्या है? इसके पीछे इसकी अपनी थिंकिंग है, लेकिन वो थिंकिंग क्या इम्प्लीमेंट हो सकती है मैं नहीं समझती। जितना मर्जी वो कहे। डॉक्टर साहब, लेट मी एग्री विद यू हियर, ये थिंकिंग जो है अनवर्केबल है और तकरीबन नामुमकिन ही है, लेकिन इनकी इस स्टेटमेंट का जो इम्पैक्ट है, अगर आप उस पर अगर प्लीज हमें बताइएगा कि इसका मिड ईस्ट में क्या इम्पैक्ट होगा और खुसूसन फलस्तीन में क्या इम्पैक्ट होगा, और जो फार राइट है दुनिया में, जिस तरह की इलॉन मस्क स्टेटमेंट्स देता रहा है, वो उस फार राइट पे इस स्टेटमेंट का क्या इम्पैक्ट क्या होगा? देखिए, इम्पैक्ट तो इसका यही होगा ना कि वहां भी इसकी मुखालफत होगी मशरिक वस्ता में, जैसे कि बाकी दुनिया में भी हो रही है। तो इससे अमेरिका की पॉपुलैरिटी कोई ऊपर तो नहीं जाएगी ना। उसकी स्टैंडिंग जो है अमेरिका की मिडल ईस्ट में, मैं समझती हूँ उसको बहुत ही बड़ा धचका लगेगा, या लग चुका है इस किस्म की स्टेटमेंट से। अगर पूरा यानी कि मिडल ईस्ट ही इसको रिजेक्ट कर देता है तो वो कैसे करेगा ये? और फिर इजराइल की तरफ से भी आपने देखा कि उसकी जो शक्ल थी नेतन्याहू की, वजीर आजम जो है इजराइल का, वैसे तो सब कह रहे थे कि जी ही वाज ग्रिनिंग फ्रॉम वन एंड ऑफ हिज फेस टू अनदर, लेकिन मैं समझती हूँ कि वो भी काफ़ी शॉक में होगा, इसलिए कि इस तरह की कोई चीज़ की नहीं जा सकती है। ये एथनिक क्लेंजिंग है, इस तरह से लोगों को डिस्प्लेस करना इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी है, ये यूएन रेजोल्यूशंस की खिलाफ वर्जी है। तो ट्रंप लगता ये कि ही लाइक्स टू शॉक एंड ऑ, हर 2 दिन बाद वो एक ऐसी हरकत करता है अपने डोमेस्टिक फ्रंट पे भी और इंटरनेशनल फ्रंट पे, जो वाकई रिडिकुलस, आउटरेजियस
और अनएक्सेप्टेबल होती है। तो मैं नहीं समझती कि दिस इज अ प्लान दैट कैन एवर बी इम्प्लीमेंटेड, बट इट विल सर्टनली ब्रिंग द यूएस इनटू डिसरिप्यूट। डॉक्टर मलिया लोधी साहिबा नाज़रीन बहुत कम ही ऐसी स्टेटमेंट देती हैं, बड़ी मेजर्ड वो एम्बेसडर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। ब्रेक के बाद प्रोफेसर डॉक्टर आदिल नजम से ये गुफ्तगू जारी है। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हमने तफसीली गुफ्तगू की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जो स्टेटमेंट है गजा पर तकरीबन कब्जा करने की, उसे खुद अमरीकी जो बोथ रिपब्लिकन्स हों डेमोक्रेट्स हों, उनके बहुत सारे सियासतदान हो, मगरबी दुनिया हो, इस्लामी दुनिया हो, आप जिस किसी की भी बात करें उसे एथनिक क्लेंजिंग से जोड़ रहे हैं। तो इस वक्त प्रोफेसर डॉक्टर आदिल नजम साहब पार्टी स्कूल ऑफ ग्लोबल स्टडीज से वाबस्ता है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, हमारे रेगुलर मेहमान है। डॉक्टर साहब, ट्रंप की ये जो स्टेटमेंट है इसको कितना सीरियसली लिया जाए, क्योंकि इससे पहले मलिया लोधी साहिबा कह रही थी कि ये अनवर्केबल है एंड इट हैज ब्रॉट डिसरिप्यूट टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। साथ में उन्होंने जो यूएन की ह्यूमन राइट्स जो काउंसिल है उससे भी खुद को विड्रॉ कर लिया है। तो ये जो उनकी गजा वाली स्टेटमेंट है, मैं आपकी कहीं पे एक क्लिप आपका देख रहा था, आप उसको शायद मौला जट की फिल्म और भड़कबाजी से शायद जोड़ रहे थे। तो ओवर टू यू डॉक्टर साहब। जी बहुत शुक्रिया जी। आई थिंक डॉक्टर लोधी दुरुस्त फरमा रही हैं कि ये जो है एक डिस्ग्रेसफुल बात है, अनवर्केबल बात है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है बिल्कुल, और यकीनन वो भी यही कह रही होंगे, इसका ये मतलब नहीं है कि इसको सीरियसली ना लिया जाए, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि सिर्फ इसको स्टेटमेंट मत समझें। जो बड़क की मैं और मौला जट सियासत की बात कर रहा था वो है जो वो कर रहे हैं टैरिफ्स के बारे में मेक्सिको के साथ और कनाडा के साथ और कोलंबिया के साथ और ग्रीनलैंड के साथ और पैनामा के साथ, वो जो पंगे हैं वो एक तरह से उनकी बढ़त की सियासत है। ये जो है मेरे ख्याल में उनके दिल की डीप सियासत है, और मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं दिल की बात क्या जानूंगा, लेकिन ये कंसिस्टेंट है। आप अगर कल की क्लिप देखें, अगर आप नेतन्याहू की शक्ल पे जो एक्सप्रेशंस हैं उस वक्त वो देखें, दो दुनिया के डेंजरस तरीन लोग जो थे वो साथ बैठ के अपनी विजन बता रहे हैं। अगर ये अनवर्केबल है भी तो विजन उनकी वही है। देखिए वो इस बात पे इलेक्शन जीते हैं, वो एथनिक क्लेंजिंग पे इलेक्शन जीते हैं। एथनिक क्लेंजिंग इन गाजा, एथनिक क्लेंजिंग एक तरह से इन अमेरिका। इस वक्त जो सफेद फार्म मर्दों के अलावा हर एक की, तो ये चीज, इसको मेरे ख्याल में ये सिर्फ स्टेटमेंट बाजी नहीं है। ये कहना कि नहीं जी वो बड़ी बातें करते हैं और ये तो बस एवं ही है क्योंकि नेतन्याहू आया हुआ है, आई डू नॉट थिंक इट इज लाइक दैट। इस वक्त जो हम देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप और उनके साथी, और मेरे ख्याल में उनके साथी उनसे कहीं ज्यादा डेंजरस हैं, चाहे वो वाइस प्रेसिडेंट वांस हो, चाहे वो इलॉन मस्क हो, वो डिसमेंटल कर रहे हैं उस इंटरनेशनल सिस्टम का जो हमारा वाहिद अब एक तिनका रह गया है। कि देखें ना, यूएन की हर एजेंसी को, डब्ल्यूएचओ से निकल चुके हैं, ह्यूमन राइट की हम बात नहीं करेंगे। कल जो शख्स ट्रंप के साथ बैठा हुआ था उसको आईसीसी इंटरनेशनल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट जो है उसने उसको सजा दे चुका है, उसको कह चुका है कि वो ट्रैवल नहीं कर सकता जी। उसको ट्रंप साहब जब साथ बिठाते हैं तो वो उस तमाम इंटरनेशनल सिस्टम की निगेशन कर चुके हैं। अगर हमारी उम्मीद ये है कि जी सिक्योरिटी काउंसिल आ जाएगी तो फिर ये याद रखें उसको तो ये मानते नहीं है यार। इन्होंने जो लोग लगाए हैं चाहे वो यूनाइटेड नेशंस में हो, तो मेरे ख्याल में व्हाट वी आर सीइंग इज एन अनरेवलिंग, इज एन अनरेवलिंग। ये यकीनन एक मौला जट की सियासत है जो उन बड़कों की सियासत है, ये भी एक तरह से मौला जट की सियासत है, लेकिन दिस इज वेरी क्लियरली इन लाइन जो आप नेतन्याहू से सुनते आए हैं, जो आप ट्रंप से सुनते आए हैं। इलेक्शन से पहले उन्होंने ये वाजे कर दिया था, जब वो कहते हैं जी मैं सोल्यूशन ले आऊंगा, तो ये है उनका सोल्यूशन, एंड इसमें कोई सरप्राइज नहीं है। मेरे ख्याल में अगर कोई एक आधा ऐसा आदमी था जिसने ट्रंप को वोट दिया था सिर्फ ये सोच के कि बाइडन बहुत बुरा है, अब उसको ये सोचना चाहिए कि यस बाइडन बुरा था, लेकिन उस हवाले से वी हैव नाउ इलेक्टेड एन इवन मोर डेंजरस पर्सन। और ये सिर्फ मेरे ख्याल में गजा की बात नहीं है। देखिए उनके अंदर का जो एक वो रियल एस्टेट एजेंट है, क्योंकि दैट इज व्हाट ही डज, कि जी मैं उधर घर बना दूंगा, घर बड़े खूबसूरत होंगे,
ही डज नॉट अंडरस्टैंड कि कौमियत क्या चीज होती है, ईमान क्या चीज होता है, जमीन से मोहब्बत क्या चीज होती है। वो उस ट्रांजैक्शनल में कि जी मैं क्योंकि उन्हें बेहतर घर बना दूंगा कहीं और मैं जॉर्डन को या इजिप्ट को या सऊदी अरेबिया को कन्विंस कर लूंगा। सो आई डू थिंक कि ये सिर्फ स्टेटमेंट नहीं है। यकीनन ये इसको करना मुश्किल हो, शायद नामुमकिन हो, लेकिन दिस इज अ शो ऑफ हैंड्स कि डोनाल्ड ट्रंप क्या बिलीव करते हैं, उनके साथी क्या बिलीव करते हैं। आई विल रिपीट एंड एंड विद दिस कि डोनाल्ड ट्रंप से कहीं ज्यादा इस वक्त खतरनाक जो हैं वो लोग हैं जो उनके सामने हैं, जिनका मिशन जो है वो अमेरिका के अंदर और बाहर जो है गवर्नमेंट का सिस्टम है उसको तहस नहस करना है। और वो ज्यादातर फार राइट के लोग। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि अब मुस्लिम उम्मा की क्या बात करें, मतलब जो जीसीसी कंट्रीज हैं ऑब्वियसली दे विल बी वरीड एज वेल। गजा का जो सीज फायर है उस पर क्या इम्पैक्ट होगा? आप क्या समझते हैं कि दोबारा से ये मामला जो है ये जंग की तरफ चला जाएगा इस स्टेटमेंट के बाद? ऐसा पॉसिबिलिटी है इसकी? देखिए, जंग तो खत्म नहीं हुई। अगर ये जो सो कॉल्ड सीज फायर या हॉस्टेज वापस कर देना या प्रिजनर रिलीज कर देना या ये बातें हैं, तो आई डू नॉट थिंक किसी को भी ये ख्याल होना चाहिए कि जंग खत्म हो गई थी, मसला हल हो गया था। जंग के दौरान भी तो बड़ा कुछ होता है ना। सो और ना ही, और ये तो देखे ना जहां जो तारीख है उस इलाके की और दुनिया की, कि जब आप इतना जुल्म करेंगे तो अगर आप उसको थोड़ी देर के लिए किसी वजह से दबा भी देंगे तो वो चीजें जो इन बच्चों ने जो वहां फलस्तीन में पैदा हो रहे हैं देखी हैं, वो अनसी तो नहीं कर सकेंगे। सो आई डू नॉट थिंक कि जंग खत्म हुई है। एक मैं शायद अजीब सी बात लगे क्योंकि कई बार हमने ये मुस्लिम उम्मा की मैंने बात की है कि यार कहाँ है, मुझे भी दिखा दो। शायद जब आप इतना पुश करेंगे तो कोई एक ऐसी स्टेज आ जाएगी कि जहां जो पीछे हट रहा है उसके पास पीछे हटने के लिए जगह नहीं रहेगी। जो हमने कनाडा के हवाले से देखा या कोलंबिया के हवाले से देखा, वो ये है कि क्लियर है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बुली है, और उनका जो तरीका वारदात ये मौला जट वाला जो है वो ये है कि मैं बड़क मारूंगा, मैं तुमसे बड़ा हूं और क्योंकि मैं बर्दाश्त कर सकता हूं थोड़ा बहुत नुकसान, इसलिए तुम पीछे हट जाओगे। ये बुलीज जो होते हैं, ये बुलीज की एक कार्रवाई है। लेकिन जब अगला पीछे नहीं हटता तो ये खुद हट जाते हैं। लेकिन हमने कनाडा में क्या देखा, या मैक्सिको में क्या देखा, या कोलंबिया में क्या देखा, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ओए बाज आ जाओ, उन्होंने कहा अच्छा जी फिर हम भी लगा देते हैं आप पे टैरिफ। स्टॉक मार्केट क्रैश हुई, डोनाल्ड ट्रंप पीछे हट गए। ये अहम बात है क्योंकि आई एम वेरी सरप्राइज्ड कि हमारे बहुत से चैनलों पे शायद एनालिसिस ये हो रहा है कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप जीत गए हैं वहां। उन तीनों हवालों में वो पीछे हट गए क्योंकि ही इज अ बुली हमेशा ये करते हैं, उसका पीछे हटे हैं। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, टाइम कम है। हमने डॉन मीडिया ग्रुप ने ब्रीथ पाकिस्तान के नाम से गुज़श्ता कई हफ्तों, कपल ऑफ मंथ से एक आगाही मुहिम चला रहे हैं। क्लाइमेट चेंज जो दुनिया में मौसमियाती तब्दीली और खुसूसन पाकिस्तान में आगाही बिल्कुल नहीं है। आज भी आप जो ग्रेजुएट्स हैं 10 में से आप अगर पूछें सबसे कि पाकिस्तान कितना मुतासिर हो रहा है और कितना मुतासिर होगा, तो शायद 5 से ज्यादा आपको सेटिस्फैक्टरी जवाब, या मे बी मैं इससे भी कम ये नंबर बता रहा हूं। अब 2 रोजा एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, कल से उसका आगाज हो रहा है। ये आगाही कितनी ज्यादा जरूरी है खुद पाकिस्तान के अंदर क्लाइमेट चेंज के हवाले से? देखिए, आगाही तो बहुत जरूरी है, और कॉन्फ्रेंस जो है इसका इनकाद मेरे ख्याल में बहुत ही खुशाइंद है। और मुझे दुख ये है कि दे हैड बीन वेरी काइंड टू इनवाइट मी, और मैं अनफॉर्चुनेटली वहां नहीं हो सकूंगा। सो मेरी बेस्ट विशेस विद एवरीवन। लेकिन इस वक्त आगाही से ज्यादा चीज चाहिए। आगाही से खाली काम नहीं चलेगा, पता चलने से खाली काम नहीं चलेगा, अमल करने से काम चलेगा। इन अ वे आई थिंक कि हम नारेबाजी तक तो पहुंच चुके हैं। देखिए, हमारी चाहे हुकूमतें हों, चाहे हमारे लोग हों, चाहे वो मीटिंग्स में अटेंडेंस हो, इस वक्त जो है इस पे कम से कम बात करनी शुरू, खुसूसन सैलाब के बाद, खुसूसन कराची की हीट वेव्स के बाद, खुसूसन जो एनवायरनमेंट के हवाले से स्मॉग है उसके बाद, लोगों को ये तो नजर आ गया ना अपनी खिड़की के बाहर। लेकिन खाली आगे ही से नहीं चलेगी बात। अब मसला जो है वो अमल का है, एंड आई विल लिंक दैट विद डोनाल्ड ट्रंप जिस सिस्टम को डिसमेंटल कर रहे हैं, हमने एड का सिस्टम डिसमेंटल होते हुए देखा, वो एजुकेशन का सिस्टम डिसमेंटल कर रहे हैं, उसमें उनका एक बहुत बड़ा हदफ जो है वो क्लाइमेट चेंज है। और उसका मतलब हमारे लिए ये है कि अगर तकिया ये है कि जनाब ये बड़े मुल्क खुद ही ठीक कर लेंगे,
अगर अगर आपकी अब मौक़िफ़ ये है कि जी इन्होंने पैदा किया यही ठीक कर लेंगे, तो सुन लें कि नहीं करेंगे, इसलिए कि उनको साफ जाहिर है कि इसका जो नुकसान है, इसकी जो कीमत है वो गरीब लोग पे करेंगे। दुनिया भर में जो सबसे गरीब और सबसे मार्जिनलाइज्ड हैं, जैसे हमने अपने सैलाबों में देखा, वो करेंगे। तो अगर ये तकिया है कि जनाब वो दे देंगे या कोई एड आ जाएगी, एड का सिस्टम तो उन्होंने खत्म कर दिया, सो आई थिंक इट इज लिंक्ड टू दैट। मेरे ख्याल में जो अहम चीज है वो अमल की है। अमल चाहे वो हुकूमती सतह पे हो, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल सतह पे हो, चाहे वो इनफरादी सतह पे हो। आई होप ये कॉन्फ्रेंस जो करेगी वो ये करेगी कि हमें नारे से हटके, स्लोगन से हटके, सिर्फ आगही से हटके अमल की तरफ ले जाए। प्रोफेसर डॉक्टर आदिल नजम साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, डॉक्टर साहब का एक और तारुफ WWF के वो सरबराह भी हैं, ये बताना आपको ज़रूरी था, बहुत से लोग आप जानते भी हैं। तो आज के प्रोग्राम पर फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमारा ट्विटर हैंडल है @AdilShahzeb। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।